अभी एक खबर देख रहा था, पढ़ रहा था। पनामा नहर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। और एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग पनामा नहर जलवायु परिवर्तन एवं दीर्घकालीन अनावृष्टि की स्थिति के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। और इस स्थिति के कारण गैटन झील में जल स्तर कम हो गया है, और जिससे पनामा नहर के संचालन को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक समाधानों के बारे में चर्चाएं हो गई हैं। तो इस पर एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं, एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि पनामा नहर पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, उसके बारे में बात करेंगे। पनामा नहर के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे, एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और कुछ पनामा जल संधि के स्थल संधि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उस पर भी बात कर लेंगे। और वैसी की कुछ जो अलग अलग जो नहरें हैं, जो महत्वपूर्ण नहरें हैं, उन्हें भी देखेंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को ग्वाटेमाला, निकारागुआ यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं। ये है, आप देखिए कनाल जॉन, यानी कि आप देखिए पनामा नहर की बात हो रही है। तो अनावृष्टि और जहाजों का कम आवागमन। पनामा नहर में लंबे समय से अनावृष्टि की स्थिति बनी हुई है, और जो वर्ष 2023 के प्रारंभ से शुरू हुई थी, अक्टूबर 2023 में बारिश औसत से 43% कम रही, और जिससे यह 1950 के दशक के बाद सबसे शुष्क महीने के रूप में दर्ज हुआ। और गैटन झील में कम जल स्तर के कारण दिसंबर 2023 में नहर के माध्यम से नौवहन सामान्य प्रतिदिन 36 से 38 जहाजों से घटकर 22 जहाजों तक रह गया है। और जहाजों के आकार पर प्रतिबंध। तो कम जल स्तर के कारण नहर से गुजरने वाले जहाजों के आकार को सीमित करना पड़ता है, क्योंकि बड़े भारी जहाजों के उथले जल से अधिक जोखिम भी होता है। बाहर बड़े जहाजों के लिए झील जल निकायों में अधिक जल की आवश्यकता होती है, और वैश्विक व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है। वैश्विक शिपिंग का 5% हिस्सा पनामा नहर से होता है, इसलिए यहाँ होने वाले व्यवधान विश्व भर की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप शिपमेंट में विलंब एवं ईंधन का अधिक प्रयोग होने के कारण जीडीपी को नुकसान होता है। ये जीडीपी की बात होती रहती है, आखिर ये जीडीपी क्या है? और मैं इसीलिए आप लोगों से कहता भी हूं कि आप लोग जीडीपी के बारे में जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। जीडीपी का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद से है, और यह किसी देश में एक समयावधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, और जहाजों को लंबा मार्ग तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और अर्थात दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर तक यात्रा करनी पड़ती है इससे। पनामा नहर के संदर्भ में देख लीजिए, तो आप देखिए यह पनामा में 82 किलोमीटर लंबा एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। देख लीजिए, और आप देखते हैं कि यह समुद्री व्यापार के लिए एक मार्ग भी है। इससे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की यात्रा में लगभग 12,600 किलोमीटर की कमी आती है। और पहला जहाज आप देखिए 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर से गुजरा था। पनामा नहर का कार्य, तो यह एक परिष्कृत उच्च इंजीनियरिंग प्रणाली है, जो जहाजों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए लॉक एंड एलिवेटर प्रणाली का उपयोग करती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि पनामा नहर जिन दो महासागरों को जोड़ती है वे समान ऊंचाई पर स्थित नहीं है, तथा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से थोड़ा ऊंचा है। अटलांटिक से नहर में प्रवेश करने वाले जहाज को प्रशांत महासागर की ओर जाते समय ऊंचाई हासिल करनी होती है, और यह लॉक सिस्टम का उपयोग करके पूरा किया जाता है, जो नहर के प्रत्येक छोर पर जहाजों को आवश्यक समुद्री स्तर तक ऊपर और नीचे करता है। और लॉक्स में या तो जल भर दिया जाता है ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या फिर जल निकाल दिया जाता है ऊंचाई कम करने के लिए, जो उत्थापक एलिवेटर कार्य करते हैं। और कुल मिलाकर इस प्रणाली में 12 लॉक्स शामिल हैं, और जिनकी देखभाल कृत्रिम झीलों और चैनलों के माध्यम से की जाती है। और पनामा जल संधि के बारे में जान लीजिए। स्थल संधि, जल संधि कहाँ? स्थल संधि भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है, जो दो बड़े भूभागों को जोड़ने के साथ दो जल निकायों को अलग करती है, और ये स्थलीय और जलीय व्यापार मार्गों को जोड़ने वाले बंदरगाहों एवं नहरों के लिए प्राकृतिक स्थल भी है। पनामा स्थल संधि उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों को जोड़ती है, और प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को अलग करती है, और कैरिबियन
टेक्टोनिक प्लेट के उत्तर एवं दक्षिण अमेरिकी प्लेटों के बीच क्षेपण से इसका निर्माण हुआ है और इस प्रक्रिया की परिणामी टेक्टोनिक गतिविधियों से सागर नीतल में उभार आया। और जल डमरू मध्य दो भूभागों के बीच एक संकीर्ण जल मार्ग है और जिसके माध्यम से दो बड़े जल निकाय जुड़ते हैं, जैसे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वारा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ा गया है। जल डमरू मध्य महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग होते हैं क्योंकि ये जहाजों को एक जल निकाय से दूसरे जल निकाय में जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, देखिए ये साउथ अमेरिका है, ये पनामा नहर देखने को मिलेगा, अटलांटिक, ये पैसिफिक सागर है। कुछ और महत्वपूर्ण नहरें हैं। सुएज नहर के बारे में आपने सुना होगा। यह नहर सुएज की खाड़ी एवं भूमध्य सागर को जोड़ने के साथ एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। यह उत्तर में सईद पोर्ट और तथा दक्षिण में सुएज तक विस्तारित है। कई बार ये भी पूछ लेता है किन किन को जोड़ती है ये नहर, ये जरूर याद रखा करिएगा। यह एशिया को अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करने के साथ यूरोप एवं हिंद महासागर तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। कील नहर के बारे में सुना होगा। कील नहर यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। यही पूछ लेगा कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, कील नहर, या पूछ ले आपसे कि कील नहर किन दो सागर को जोड़ती है। वर्ष 1895 में खोली गई 98 किलोमीटर लंबी कील नहर जहाजों को डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप से होकर जाने वाले लंबे मार्ग को बाईपास करने में मदद करती है। एक कोरिंथ नहर है। ग्रीस की कोरिंथ नहर को विश्व की सबसे संकीर्ण नहर माना जाता है। यह आप देखिए आयोनियन सागर को कोरिथियन खाड़ी एवं एजियन सागर की सारोनिक खाड़ी को जोड़ती है। क्रा इस्थमस नहर, थाई नहर, यह आप देखते हैं कि यह एक प्रस्तावित नहर है जो दक्षिणी थाईलैंड में क्रा इस्थमस के पार अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है। यह नहर आप देखिए मलक्का जलडमरू के विकल्प के रूप में भारत और चीन के बीच लघु मार्ग उपलब्ध कराती है। ग्रेट लेक्स सीवे नेविगेशन सिस्टम, इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स, उनके कनेक्टिंग चैनलों और सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे लंबी नेविगेशन प्रणालियों में से एक है। तो इतने पॉइंट जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं इसीलिए कहता भी हूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, चाहे आपकी सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर आपकी वनडे एग्जाम हो, इनमें पूछे जाते हैं। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।